आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा शब्द है, वर्ड है जो इस साल सबकी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो पैंडेमिक ही है। अब इस वर्ड को मैरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। वैसे सही ही है, ये एक ऐसा वर्ड बन चुका है जिसे आने वाले दिनों में 2020 को इसी वर्ड से याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, आज का कोरोना कवरेज लेकर। अगले 20-25 मिनट में मैं आपको क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं या बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, इन सब से अप टू डेट करवाऊंगी। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर कोविड सर्वाइवर में पोस्ट रिकवरी सिम्टम्स क्यों घातक साबित हो रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि इतने करोड़ों लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंजेस की क्या व्यवस्था की गई है। फिर बात होगी कि क्यों इंटरपोल ने वैक्सीन को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है। और फिर आखिरी में एक कोरोना वॉरियर से मुलाकात। इन सब पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़े अपडेट्स बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 95,35,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,38,648 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर 4,23,000 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 79,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जो देश भर में अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें से RT-PCR टेस्ट की संख्या 36,000 के पार है। इस बीच राहत की खबर है कि दिल्ली में एक दिन में 4,000 से कम कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमा ने अनोखे मास्क बैंक की शुरुआत की है। इस मास्क बैंक की खासियत है कि यहाँ ज़रूरतमंदों को मुफ्त में फेस मास्क बांटे जाते हैं और अगर कोई चाहे तो यहाँ मास्क डोनेट भी कर सकता है, जिससे दूसरों को भी मुफ्त मास्क मिल सके। भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कोलकाता में शुरू हो गया है, जिसमें बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने पहली डोज ली। 10 महीने में फाइजर वैक्सीन ब्रिटेन में तैयार हो गई है। ये दुनिया की पहली प्रमाणिक वैक्सीन है जिस पर ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी ने इमरजेंसी यूज़ के लिए मुहर लगा दी है। ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में टीका लगाने की शुरुआत भी हो जाएगी। देश में अब तक कई राज्य कोरोना टेस्ट को लेकर दाम घटाने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन इन सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे सस्ती जांच का ऐलान ओडिशा ने किया है। ओडिशा में अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट सिर्फ 400 रुपये में कराया जा सकेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद पंजाब में सबसे पहला डोज वो लेंगे। अमेरिका में संक्रमण से 2,957 लोगों की मौत हो गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 15 अप्रैल के बाद एक दिन में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। 15 अप्रैल को एक दिन में कुल 2,607 लोगों की मौत हुई थी। रूस के राष्ट्रपति ने अपने देश में अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण के आदेश दिए हैं। पुतिन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अगले हफ्ते से टीकाकरण संबंधी सारी तैयारियां पूरी कर लें। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये जंग सिर्फ ठीक होने तक सीमित नहीं रही है। अब ठीक होने के बाद भी इससे होने वाली परेशानियां तमाम हैं। हम जब आपकी मुलाकात कोरोना सर्वाइवर से करवाते हैं तो अगर आपने गौर किया हो तो उनमें से कई लोगों को शिकायत होती है कि कोविड से ठीक होने के कुछ हफ्ते बाद भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, कमज़ोरी रहती है। इसे पोस्ट कोविड रिकवरी सिम्टम कहते हैं। जामा यानी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि क्यों कोविड सर्वाइवर के लिए ये पोस्ट रिकवरी सिम्टम खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैंने इस पूरे रिसर्च के एनालिसिस के लिए इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोगी दीपू राय से बात की।
तो दीपू जी, कोविड से ठीक होने के बावजूद भी आखिर कोविड सर्वाइवर्स में ये पोस्ट इफेक्ट्स क्यों नजर आते हैं इस रिसर्च के मुताबिक जो जामा ने की है? जनरली ये है कि द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो एक इंडिकेशन है उसका ये उसमें कहा गया है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं या रिकवर कर चुके हैं, जो कि ऑफिशियली कहा जाता है कि 2 हफ्ते के बाद कोई भी कोविड पेशेंट रिकवर के कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो कुछ लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को वो इस तरह का उसका साइड इफेक्ट कहा जाए कोरोना वायरस का, या एक तरह से उसके उतने लंबे समय तक उसका बाकी जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम उस पर काफी गलत प्रभाव पड़ जाता है और वो आगे चल करके एक मल्टी सिस्टम हाइपर इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम की तरह डेवलप हो रहा है। ऐसे इंडिकेशन मिले हैं जो यूएसए की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से जुड़ी हुई रिसर्च की टीम है, जिसको हेड कर रही थी एस डेवलिना दत्ता। उनका ये कहना है कि जो सार्स कोविड के संक्रमण के बाद बच्चों और जो एडल्ट लोग हैं, दोनों में भी एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी इलनेस के लक्षण दिख रहे हैं, जो कई तरह के ऑर्गन्स को, जो कि कोविड के शुरुआती इम्पैक्ट में नहीं वहाँ पे दिखते, लेकिन वो बाद में बाकी ऑर्गन्स में भी दिख सकते हैं, और जो काफी डेंजरस है, कई बार तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये एक बड़ा एक तरह से कहा जाए कि चैलेंजिंग फैक्टर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% तक लोगों की रिकवरी हो रही है, और इस तरह के वो रिकवरी का जो चंक है वो भी बहुत ही वनरेबल है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को डेवलप हो सकती है उनमें, लेकिन ज्यादातर लोगों में नहीं। सर्टेन सेक्शन में ऐसी इस तरह के इंडिकेशन अभी आ रहे हैं। हालांकि साइंटिस्ट अभी इस बात का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कितने परसेंट लोगों में इस तरह के मल्टी सिस्टम हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो सर, इसमें अगर कोविड इन्फेक्शन को अगर हम फेज वाइज समझते हैं तो कौन सा फेज जो है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और कैसे किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और कब चाहिए कि हाँ चेकअप करा ही लेना चाहिए? तो डेवलिना और उसकी टीम ने, जो कि जो जामा एक मेडिकल जर्नल है अमेरिका का, उसमें उन्होंने बेसिकली इस स्टडी का सबसे बड़ा एक तरह का फैक्टर यही है कि उन्होंने एक पूरे स्पेक्ट्रम को ऑर्गेनाइज किया है और बताया है कि पहले जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने उसको पहले फेज में रखा है, और दूसरे फेज से उन्होंने बताया है कि जो दूसरा फेज जो शुरू होता है, यानी कि 2 से 5 हफ्ते बाद, क्योंकि जनरली इंक्यूबेशन पीरियड कोविड का 2 हफ्ते माना जाता है, यानी कि 14 दिन तक, तो उसको उन्होंने फेज 1 माना है, जिसमें कि आरटीपीसीआर से आपका टेस्ट हुआ हो, दूसरा कुछ लक्षण बुखार या कफ या नॉर्मल जो कोविड के लक्षण बताए जा रहे हैं वो हो रहा हो। फेज 2 में उनका कहना है कि शरीर में ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि मल्टी इन्फ्लेटरी, यानी कि बहुत तरह के स्वेलिंग या जलन या इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में आपके इंडिकेशन मिलने लगते हो, और ये 2 से 5 हफ्ते के बाद, यानी कि जब आप इन्फेक्ट हुए हैं उसके 2 से 5 हफ्ते के बाद इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तो ये घातक हो सकते हैं, जिसमें कि हार्ट का कहा जाए हार्ट स्ट्रोक, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, या फिर डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा संबंधी जो परेशानियां होती हैं, उस तरह के एक तरह से कहा जाए सिम्टम्स इस तरह के आने लगते हैं। लेकिन तीसरा जो फेज है शुरुआत के, यानी उसकी जब आप इन्फेक्ट हुए हैं उसके 3 महीने तकरीबन, यानी कि 7 दिन के बाद का जो होता है, उसमें हाइपर इन्फ्लेमेटरी दिखने लगता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, और उसमें थकान, सांस लेने में ज्यादा परेशानी, और जोड़ों और बाकी सीने में दर्द की शिकायत, इस तरह की चीजें और डेवलप होनी फिर से शुरू हो जाती हैं, और वो बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं। इस तरह के जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी का यही इंडिकेशन है कि ये जो 3 फेज में, पहला फेज तो कोविड का, दूसरा पोस्ट पोस्ट कोविड का देख सकते हैं आपकी फेज 2 और फेज 3, यानी कि अगले 3 महीने तक किस तरह का उनका डेवलपमेंट हो सकता है। मैंने बात की जब एक एम्स के रिटायर्ड सीनियर डॉक्टर से, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेरोलॉजी के रह चुके हैं, जिसी खिलानी से, तो उनका कहना था कि ये जो फेजेस हैं लास्ट के, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं कोविड पेशेंट के लिए, और इस तरह के जो इनिशियल इंडिकेशन आ रहे हैं उसमें ये है कि आप, उनका साफ कहना था कि ये जानलेवा साबित होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मरीज को, कोविड के पेशेंट को
अब केवल 2 हफ्ते के बाद जब वो ठीक हो जाए तभी उसको नहीं छोड़ देना चाहिए। उसका केयर अगले 60 दिन तक, बल्कि उससे आगे भी अगले 4-5 महीने तक करते रहना चाहिए। और कोई भी इस तरह का इंडिकेशन हो तो उसे जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो कोविड के 2 हफ्ते के बाद के जो इंडिकेशन है वो काफी घातक हो सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। और कई बार होता है कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर से लेकर के बाकी और जो ऑर्गन जो कि कोविड के शुरुआती समय में नहीं इन्फेक्ट हुए थे वो बाद में दिखने लगते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो भी इम्यून सिस्टम है वो इसको कोविड का वायरस इन्फेक्ट कर चुका होता है, तो बॉडी की अपनी जो रिस्पॉन्स करने की, तुरंत रिस्पॉन्स करने का वो है आइडिया है या जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है कोविड की वजह से। तो इसलिए वो खुद इसमें इंडिकेट नहीं कर पाता, बॉडी अपना रिस्पॉन्स गलत तरीके से देने लगता है और इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। शुक्रिया दीपू राय, ये अहम जानकारी देने के लिए। तो जब भी चीज़ों को बारीकी से समझना हो, वो भी डेटा को, तो हम दीपू राय के पास ही पहुंच जाते हैं ताकि आपको उतने ही अच्छे से बता सके। अब क्यों ना थोड़ा वैक्सीन के बारे में भी जान लिया जाए। आखिर आजकल हम इसी का तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना। तो वैक्सीन पर अब हर तरफ तो पॉजिटिव न्यूज़ है। यूके में फाइज़र को मंजूरी मिल गई है। भारत में भी किसी वैक्सीन को मंजूरी तो नहीं मिली, लेकिन वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ महीनों में आ भी जाएगी, तो इंतज़ार भी लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा ठहरिए। वैक्सीन की व्यवस्था करने के साथ ही वैक्सीन के लिए कुछ उपकरण भी अलग से लगते हैं जो वैक्सीन को हमारे शरीर में पहुंचाते हैं, जिसमें से एक तो सिरिंज है। लेकिन क्या हमारे पास ज़रूरत जितनी सिरिंज उपलब्ध है भी या नहीं? भारत सरकार सिरिंज को लेकर क्या तैयारी कर रही है? आइए जानते हैं आज तक रेडियो के सहयोगी प्रतीक वाघमारे से। जी प्रतीक, बताइए। जी खुशबू, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कई कंपनियों को वैक्सीन फाइनल स्टेज में है, लेकिन यहां आपने ये सही सवाल किया कि वैक्सीन की व्यवस्था करने के साथ ही इतनी ही करोड़ों की संख्या में वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। और भारत में यदि सबको वैक्सीन लगाई जाए तो 270 करोड़ के आसपास, यानी एक वैक्सीन के कम से कम 2 डोज के लिए सिरिंज की जरूरत होगी। लेकिन यदि 70% आबादी को भी वैक्सीन लगे तो भी कम से कम 180 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी। वहीं जानकारों का मानना है कि पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। भारत सरकार अगले साल जुलाई तक कम से कम 30 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की तैयारियां कर रही है। लेकिन कंपनियां जो सिरिंज बनाती है उसके मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है, और क्या आपको ये जानकारी है कि कौन सी कंपनी सिरिंज बनाती है? खुशबू, हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइस जो है वो देश में सिरिंज उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। जून 2020 तक कंपनी की उत्पादन क्षमता 57 करोड़ सिरिंज सालाना की थी, लेकिन अगले साल जून तक ये कंपनी इसे बढ़ाकर 100 करोड़ तक करने की तैयारियां कर रही है। फिर है डिस्पोवेन ब्रांड नाम से सीरीज बनाने वाली कंपनी, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया था कि वो जून तक अपनी सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 57 करोड़ कर लेंगे। हमें सीरीज ऑर्डर के बारे में पूछताछ आने भी लगी है, यानी उनके पास ऑर्डर्स के लिए बातचीत और उनसे की जा रही है। और यही कंपनी यूनिसेफ को भी सीरीज सप्लाई करती है, तो आधा यूनिसेफ को और आधा भारत में सप्लाई किया जाएगा। वहीं कंपनी ने कोवैक्स वैक्सीन के लिए यूनिसेफ को करीब 10 करोड़ सीरीज भेज भी दी है, यानी भारत में कंपनी करीब 27 करोड़ सीरीज ही जून तक दे पाएगी। प्रतीक, सिरिंज को लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रबंधन है? जी, देश में सिरिंज की एक और बड़ी कंपनी है इस्कॉन सर्जिकल्स, और मोदी सरकार ने इस कंपनी को अक्टूबर में ही 5 करोड़ से ज्यादा सिरिंज के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अलावा कंपनी का पहले से ही अगले 1.5 साल में 20 करोड़ सिरिंज सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने हाल ही में मीडिया से ये कहा है कि अगले महीने मोदी सरकार से उन्हें एक और ऑर्डर भी मिल सकता है। भारत में सिरिंज बनाने की कितनी कंपनियां होंगी, और हम सिरिंज इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं? देखिए, भारत की डिसेबल सिरिंज जरूरतों का करीब आधा हिस्सा यही 2 कंपनियां मिलकर कर लेती है। इसके अलावा 50% जरूरतों की आपूर्ति चीनी कंपनी
वुक्सी मेडिकल अप्लायंसेस करती है। भारत में वैसे तो सिरिंज बनाने वाली करीब 20 कंपनियां हैं, लेकिन डिसेबल सिरिंज का उत्पादन यही 2 कंपनियां करती है। एक सिरिंज की औसत कीमत 2 रुपए के आसपास होती है। कंपनी की फिलहाल उत्पादन क्षमता 2 करोड़ यूनिट प्रति महीने की है, जिसे वह बढ़ाकर 7.5 करोड़ यूनिट करने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, सिरिंज उत्पादकों की संस्था है एक ऑल इंडिया सिरिंज एंड नीडल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लेटर लिखकर प्रस्ताव भी दिया है कि पूरे देश के लोगों को टीका लगाने के अभियान के लिए वह जरूरत पड़ने पर 35 करोड़ यूनिट प्रति महीने की अतिरिक्त क्षमता पैदा कर सकता है। तो दुनिया भर में सिरिंज की मांग करीब 10 अरब की हो सकती है। इसकी वजह यह है कि एक टीके के कम से कम 2 डोज लगाने की जरूरत होगी। तो दुनिया की यदि 60% आबादी को ही टीका लगाया जाए तो भी 8 से 10 अरब टीके की आवश्यकता होगी। प्रति करोड़ों सिरिंज की बात हो रही है, तो स्टोरेज की समस्या भी होगी। सरकारी वेयरहाउस में सालाना नियमित टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर सिरिंज रखे गए हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सरकार हर साल 30 करोड़ से लेकर 350 करोड़ तक ऑटो डिसेबल सिरिंज खरीदती है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में भी अवरोध है, इसलिए इन स्टोरेज में शायद 50 से 60% का ही इस्तेमाल हो रहा है। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की सिरिंज वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल होगी। ये अच्छा सवाल है खुशबू कि अभी कंपनियों के सामने ये सवाल है कि वे किस तरह की सिरिंज का उत्पादन अभी करें, किस तरह की सिरिंज का उत्पादन अभी बढ़ाया जाए। देखिए, एक तो इंट्राडर्मल डिलीवरी वाले यानी जो स्किन में लगाए जाने वाली सिरिंज होती है, दूसरी होती है इंट्रा नेजल डिलीवरी यानी जो नाक के जरिए दी जाती है, या फिर होती है एक ओरल डिलीवरी जो मुंह से दिए जाने वाली सिरिंज है। तो इसीलिए कंपनियां सरकार की तरफ से इसे बारे में बार बार ये साफ करना चाहती है कि किस तरह का ऑर्डर मिलेगा, किस तरह की सिरिंज का उत्पादन अभी से किया जाए। तो इसका अभी भी कंपनियां इंतजार कर ही रही है, उसके बाद ही ये आगे बढ़ पाएंगी। शुक्रिया प्रतीक जी। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लौटेंगे तो बात करेंगे इंटरपोल का वैक्सीन को लेकर ग्लोबल रिपोर्ट आखिर क्या कहता है। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब एक तरफ वैक्सीन को रोल आउट करने की तैयारी दुनिया भर में हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने की फिराक में हैं। कई लोग फेक वैक्सीन के एडवर्टाइजिंग जैसे अपराध में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर इंटरपोल ने ग्लोबल अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें से सभी देशों से कहा गया है कि कोविड-19 के दौर में कुछ लोग संगठित अपराध में शामिल हो रहे हैं और ये नकली कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में 194 कंट्रीज़ को अलर्ट जारी किया गया है। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा है, उनसे हमारी सहयोगी साक्षी ने इस पर पूरी जानकारी ली है। आशुतोष जी, इंटरपोल ने आउटलाइंस जारी की है थ्रू आउट वर्ल्ड फेक वैक्सीन क्राइम को लेकर, तो क्या है ये आउटलाइंस? इसको ऐसे समझना होगा कि पूरी दुनिया इस समय वैक्सीन का इंतजार कर रही है। जाहिर उसमें हिंदुस्तान भी एक है और यूके ने अडॉप्ट कर लिया है फाइजर को। साथ ही भारत में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने फाइनल स्टेज में है। तो जब इतनी बड़ी महामारी है जहां लाखों लोगों की जान गई है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वैक्सीन आए ताकि इस महामारी से लड़े, तो ऐसे में इंटरपोल को आशंका है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल माफिया है वो इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए इंटरपोल ने 194 मेंबर्स कंट्री जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है उनको बोला कि आप एक ढांचा तैयार करें ताकि उस तरीके का जो माफिया नेटवर्क है जो कोविड-19 वैक्सीन को टारगेट कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके खिलाफ चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली हो, उसके खिलाफ तैयारी करें। तो इसके लिए इंटरपोल ने कल ही ऑरेंज नोटिस आउटलाइन किया है और इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में जिसमें ये कहा जाता है कि गलत तरीके का कोविड-19 का प्रचार हो सकता है, इस वैक्सीन का प्रचार किया जा सकता है, साइबर इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
तो साथ ही साथ इसी तरह के क्राइम में कहीं गलत तरीके की एडवर्टाइजिंग, उनको बेचने की कोशिश, या फिर फेक वैक्सीन कहीं बल्क में, जैसे आपने देखा कि जो करेंसी मजबूत होती है फेक करेंसी चलती है, तो ऐसा ना हो कि वैक्सीन के बदले फेक वैक्सीन, क्योंकि ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जो सरगना है, माफिया है, वो शामिल हो सकता है। और चूंकि मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए इंटरपोल को यह लगता है कि जो भी वैक्सीन सबसे ज्यादा सेल होगी या ज्यादा डिमांड में होगी, वो ऑर्गेनाइज क्राइम का एक टारगेट हो सकता है, यानी जो एक माफिया काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय, उसके टारगेट पर हो सकता है। इसीलिए इंटरपोल के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी कहा है, ये अपनी ओर से हिदायत दी है कि सारी सरकारों को इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन जो हो या सप्लाई चेन को जो नुकसान पहुंचा सकते हो, बाधा पहुंचा सकते हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय माफिया से लड़ने की तमाम तैयारियां करती रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा खतरा उनको ऑनलाइन खतरे का है कि जैसे कोविड से जुड़े हुए फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें इंटरपोल अपने तमाम सदस्यों को कह रहा है कि ऑनलाइन जो सर्च है, मेडिकल इक्विपमेंट है, वैक्सीन है, इससे जुड़े हुए जो भी कीवर्ड्स है उस पर ध्यान रखें ताकि बड़े स्तर का जो फ्रॉड है उससे लड़ा जा सके। जी, तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि इससे बचाव और सतर्क रहने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप विस्तार में थोड़ा सा बताएं तो। और देखिए, हिदायत की जहां तक बात होती है, ये तमाम सरकारें और हम ऐसे भी जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपके ईमेल पर कोई भी एक ईमेल भेजता है कि हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, इतना पैसा जमा कराइए, तुरंत आप उसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, लोकल पुलिस है, उनको जानकारी दे इसके बारे में। कोई ऐसा आदमी है जो ये कह सकता है कि हम आपको सस्ते में वैक्सीन दिला सकते हैं या आप हमसे वैक्सीन लीजिए, या फिर कोई ये कहे कि ये वैक्सीन गलत है, इसकी जगह आप इसका इस्तेमाल करें, यानी किसी भी तरह से जो सरकारी ना हो, अनऑथोराइज्ड हो, सीधे आपके व्हाट्सएप पर, आपके फोन पर, आपके ईमेल पर वैक्सीन देने का दावा करे और वो सरकारी संस्था ना हो, तो सीधे सीधे उसके रिपोर्ट करें। क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि आजकल कई सारे कॉन्टिनेंट से लोगों को ईमेल आते हैं कि आप 2000 पाउंड जीत गए हैं, आप $1000 जीत गए हैं, इससे हमें संपर्क करें, ईमेल भेजते हैं। और कई लोग जहां से में आ भी जाते हैं, यहाँ तक कि हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के नाम से भी लोगों को फोन आने लगे थे। तो आप सीधा सा समझिए कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, और अगर फ्री होती है तो आप ही वो जो है प्रोडक्ट है। तो ऐसे में ऑनलाइन जो झांसा है वो कुछ इसी तरह का हो सकता है कि लोग वादे करें कि हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे, इसके लिए इतना पैसा जमा कराना होगा, प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, तुरंत की तुरंत उसकी शिकायत करें। हालांकि इंटरपोल की एडवाइजरी के बाद तमाम सरकारें खुद ही इस तरह के फ्रॉड से निपटने के लिए अपनी ओर से तैयारियां कर रही होंगी। तो सर, किस तरह की तैयारियां रहेगी हमारी सरकार की तरफ से? अब ये दरअसल देखिए, इंटरपोल की जो जानकारी है, इसके बाद तमाम गवर्नमेंट को सीधे सीधे एक रणनीति बनानी होगी। जाहिर है, जब बड़ी एजेंसी ने इस तरह की जानकारी दी, सबसे पहले साइबर फ्रॉड, साइबर पर की सिस्टम, इस तरह की कीवर्ड से कितने मैसेजेस आते हैं, किस किस कंट्री से आते हैं, तो गवर्नमेंट की तैयारियां होंगी कि उस तरह के जो प्रॉक्सी मेल्स हैं या प्रॉक्सी सर्वर है, उन पर नजर बनाई रखी जाए। लेकिन उसके साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस में तब काम आता है जब लोगों के पास इस तरह के फ्रॉड की शिकायत आएगी, लोग इसको दर्ज कराएंगे, तब उसके नेक्सस तक ये जाया जा सकता है कि आखिर उसके तार आपके जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री है उसमें कहाँ तक फैले हुए हैं। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड की सबसे बड़ी मुश्किल एजेंसियों के सामने ये होती है कि वो कहीं से भी बैठ के किया जा सकता है। लेकिन WHO की चेतावनी में ये भी कहा गया है कि ये फिजिकली भी किया जा सकता है, यानी आपके घर के आसपास आकर के, आपसे मिल करके कहीं कोई दुकान लगा सकता है। और चूंकि जिस तरह की महामारी है, आपने देखा कि किसी अंधाधुंध फ्रॉड कई जगह देश में कई नाम पे हो रहा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, और इस डर का फायदा उठाने के लिए, बिजनेस के लिए लोग इसकी कोशिश करेंगे। और अब जैसा कि हम बहुत दिन से आपकी मुलाकात एक सर्वाइवर से करवाते आ रहे हैं, तो आज कुछ आपके लिए अलग है। आज आप कोरोना वॉरियर को सुनेंगे, यानी वो लोग जो अपनी सेवा बिना थके हारे कोविड मरीजों को देते आ रहे हैं। हमारे आज के वॉरियर हैं डॉक्टर आशुतोष व्यास, जो राजस्थान के उदयपुर में हैं, जिनकी हाल ही में पहली पोस्टिंग हुई, वो भी सीधे कोविड वार्ड में। इनसे बात की हमारी सहयोगी शायल शुक्ला ने, और जाना कि आखिर इस मुश्किल दौर में वो मरीजों की देखभाल के साथ खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं। सर, जैसे कि आपकी पहली कोविड पोस्टिंग है, तो एक नॉर्मल और कोविड वार्ड में काम करने में आप किस तरह का फ़र्क महसूस कर रहे हैं? नॉर्मल और कोविड वार्ड में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन के टाइम जब भी हम रहते हैं तब प्रिकॉशन ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे कि हमेशा PPE पहननी पड़ती है, N95 मास्क, फेस शील्ड, पेशेंट से एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, और समय समय पर हैंड सैनिटाइज करना पड़ता है।
पैंडेमिक की शुरुआत से लेकर अब तक हॉस्पिटल के माहौल में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? हॉस्पिटल सर्विसेज में पहले से बहुत सुधार आया है। पहले कोविड था, इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था, जिस वजह से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जैसे इसके बारे में पता चल रहा है, इसके सिम्टम को मैनेज किया जा रहा है और मैनेज कर रहे हैं, जिस वजह से रिकवरी भी बेटर हो रही है। हम टीवी और सोशल मीडिया में अक्सर देखते हैं कि कैसे डॉक्टर्स को पीपीई किट में परेशानियां होती हैं, तो आपको किस तरह की परेशानियां होती हैं और आप घर लौटते हैं तो पीपीई किट को कैसे डिस्पोज करते हैं? जब पीपीई किट पहनते हैं जो कि पूरी कवर रहती है सब दूर से, उस वजह से गर्मी बहुत होती है। और जब स्टार्टिंग में पहनते थे तब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी होती थी। और ऐसा होता है कि जब एक बार किट पहन लेते हैं तो पूरी ड्यूटी जो कि 6 से 8 घंटे की होती है, उस टाइम तक हमको उतार नहीं सकते हैं, जिस वजह से उतने टाइम ना पानी पी सकते हैं ना कुछ। और जैसे कि डोफिंग की बात है, डिस्पोज करने की बात है, तो कोविड वार्ड जो होता है उसी के बाहर एक डोफिंग रूम होता है, जिसमें ड्यूटी ख़त्म होने के बाद किट वहीं पे डिस्पोज हो जाती है। क्योंकि आप कोविड वार्ड में हैं और जब आप घर वापस जाते हैं तो परिवार की सेफ्टी के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं? घर वापस आते ही जो भी कपड़े पहने रहते हैं वो गर्म पानी में डालकर रख देते हैं और फिर नहा कर ही जो भी काम रहता है वो भी करते हैं। और जैसा कि है कि जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अभी फैमिली के साथ नहीं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे साथ रहते हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं और मेरे साथ ही ड्यूटी करते हैं, तो साथ में ही प्रिकॉशन रखते हैं सब। कोविड के दौरान आप कैसे स्ट्रेस और बाकी परेशानियों को मैनेज कर रहे हैं? जब भी ड्यूटी करके घर आता था, यहाँ कर पूरे प्रिकॉशन लेने के बाद फिर जब भी घर वालों से बात करता था, उनकी आवाज़ सुन के उनसे बात करके सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। और ये जान के अच्छा लगता था कि वो भी पूरा सेफ हैं, पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष, और आपको पूरी आज तक रेडियो की टीम की तरफ से आपके इस हौसले को सलाम। तो देखिए, अब चलने का वक्त है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे कोरोना से जुड़ी कुछ दिलचस्प रिसर्च और अपडेट्स के साथ। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।